हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम दोबारा दूसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं नंबर सिस्टम का, जिसमें आपको हम कवर करा रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक ना, यानी नंबर सिस्टम में आपको हम नंबर्स के बारे में बता रहे थे। ठीक, इसके पहले हमने बताया था रियल नंबर और आपको बताया था इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में बताया था। अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप पहले लेक्चर को देख लें, उसके बाद दूसरे लेक्चर को आप स्टार्ट करें, क्योंकि जो है जितने भी लेक्चर होंगे सब एक दूसरे से कोरिलेट होंगे, यानी सब एक दूसरे से रिलेशन में होंगे। इसलिए आप जो है पहले पार्ट से आप दूसरे पार्ट पर ही आएँ। ठीक ना, तो देखिए अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप दूसरे को देख लीजिए, उसके बाद पहले को रिवीजन करके उसके बाद दूसरे को दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। तो देखिए हमने छोड़ा था प्रमेय और अप्रमेय पर। ठीक ना, यानी आसान दशमलव और शांत दशमलव हमने आपको बताया था कौन सा प्रमेय होता है कौन सा अप्रमेय होता है। आज हम उसके बाद हमने छोड़ा था कि आपको इंटीजर से, ठीक ना, यानी हमने डेसिमल का पूरा भाग कवर कर लिया था। आज हम इंटीजर यानी पूर्णांक के भाग को कवर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीजर यानी हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा पूर्णांक क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा गया है नेगेटिव। ठीक ना, क्या लिखा गया है? नेगेटिव, जिसे आप समझते हैं नकारात्मक। यहाँ लिखा गया है नॉन नेगेटिव, इसका मतलब आपका क्या होता है? पॉजिटिव संख्या यानी क्या धनात्मक संख्याएं। और साथ ही साथ क्या आपका होता है? जीरो। ठीक ना, यानी सभी संख्याएं जीरो को शामिल करके यानी जितने भी आपके नंबर होते हैं, जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें जीरो को जोड़ लीजिए, वे आपकी सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और एक बात, दूसरी बात, पूर्णांक संख्याएं जो आपकी होती हैं वे आपके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। ठीक ना, यानी सभी संख्याएं अनंत तक, ऋणात्मक को भी अनंत तक ले जाइए और धनात्मक को भी अनंत तक ले जाइए और साथ ही साथ जीरो को भी काउंट करिए। यह जितनी भी यह आपकी जो श्रृंखला होती है, यह सब के सब क्या कहते हैं? इंटीजर कहे जाते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा गया है, देख रहे हैं आप, -1, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और यहाँ आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक ना, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर आपके जो होते हैं वे क्या होते हैं? इंटीजर की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। और आप यहाँ बहुत ही आसानी से देख पा रहे हैं कि जीरो को हमने जो है धनात्मक की श्रेणी में रखा है। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आज हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि जीरो सम है या फिर विषम है। ठीक, देखिएगा यहाँ फिर लिखा गया है होल नंबर। ठीक ना, क्या लिखा गया है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। क्या होते हैं? होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, सारे नेचुरल नंबर, ठीक ना, जितने नेचुरल नंबर होते हैं आपको पता है सारे नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक ना, उसमें अगर जीरो को काउंट कर लिया जाए तो है पूरी की पूरी श्रृंखला इन्फिनिटिव तक, अनंत तक, यानी जीरो से लेकर सारे नेचुरल नंबर ये सभी के सभी अनंत तक चले जाएँ, वे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? होल नंबर, या फिर आप कह सकते हैं उन्हें पूर्ण संख्या। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में भी जीरो शामिल होता है, लेकिन पूर्णांक में नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नेचुरल नंबर शामिल होते हैं। वास्तव में नेचुरल नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। बात करते हैं आगे। यहाँ लिखा गया है आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक ना, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हमने आपको अभी बताया। सारे मतलब जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी प्लेस वैल्यू को हम काउंट करते हैं वे सभी नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यानी जहां से हमारी गिनती प्रारंभ होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी अनंत तक, इन्फिनिटी तक, वे सभी नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक नंबर यानी नेचुरल नंबर, जिन्हें हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक ना, और होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक, ये यहाँ तक बातें हमने बहुत ही आराम से समझ ली है। अब बात करते हैं क्या? इंटीजर्स। ठीक ना, अब बात करते हैं जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। तो हमने आपको बताया ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक, अब इसी को हम दो भागों में और बांटते हैं। इंटीजर नंबर्स को ही क्या होता है? एक आपका सम नंबर यानी जिसको अंग्रेजी में इवन संख्या कहते हैं, और दूसरा होता है विषम, जिसको अंग्रेजी में हम ऑड कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा सम क्या होता है, विषम क्या होता है। ठीक, यहाँ पर भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, क्योंकि सम, विषम, अभाज्य और भाज्य में, इस चारों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, लिखा गया है डिविजिबल बाई 2,
यानी वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, ठीक ना। ये सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे संख्याएं आपकी सम संख्या कहलाती हैं। और बात करते हैं विषम संख्या ऑड नंबर, वे क्या होती हैं, नॉट डिवाइडेड बाई 2, यानी वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे संख्या आपकी सम संख्या कहलाती हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ तक बात हो गई। इंटीजर को हमने 2 भागों में बांटा, एक सम हो गया, एक आपका विषम हो गया, और हमने बताया सम क्या होता है और विषम क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, विषम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सम संख्याओं का मतलब वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। मतलब कहने का मतलब 2 से कटने वाली, चाहे वह ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक, ठीक ना, चाहे आपकी ऋणात्मक संख्या हो चाहे आपके धनात्मक संख्या हो, वे सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है, ठीक ना। साथ ही साथ यहाँ 0 भी शामिल होता है। तो हमने क्या आपको बताया, यानी सम संख्या में वे संख्याएं जो 2 से कटती हैं, ठीक ना, चाहे वे आपकी ऋणात्मक हो चाहे आपके धनात्मक हो, वे सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। कई बार लोग पूछ लेते हैं -2 माइनस, मतलब 2 तो एक धनात्मक संख्या है, 2 तो जो है धनात्मक है और ये क्या है, सम भी है। लेकिन कई बार लोग पूछ लेते हैं -2 -4 -6 -8, तो कई बार लोग जो है इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि माइनस दिया है तो क्या बताएं। तो आप आज के बाद कभी मत कन्फ्यूज होइएगा। धनात्मक संख्याएं 2 से कटने वाली हैं, जितनी भी संख्याएं 2 से कटती हैं सारी की सारी संख्याएं आपकी इवन नंबर होती हैं, चाहे वे आपके नेगेटिव हों चाहे आपके पॉजिटिव हों। ठीक, उसी प्रकार से ऑड वाले में क्या होता है, वे सभी संख्याएं, ठीक ना, जो 2 से नहीं कटती हैं, ठीक ना, 2 से ना कटने वाली वे सभी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। वह चाहे आपकी पॉजिटिव हों चाहे आपकी नेगेटिव हों, सभी संख्याएं आपकी विषम संख्या होती हैं। चलिए यहाँ एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो है ऑड और ऑड का योग क्या होता है और ऑड का अंतर क्या होता है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा गया है, अगर दोनों संख्याएं आपकी क्या हों, ऑड नंबर हों, ठीक ना, क्या हों, विषम नंबर हों, दोनों संख्याएं विषम नंबर हों, अगर विषम संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए, ठीक ना, चाहे दोनों विषम संख्या हों, दोनों को चाहे हम जोड़ दें चाहे हम घटा दें, तो हमको क्या मिलने वाला है, इवन नंबर मिलने वाला है। अभी पहले इस चीज़ को आप पूरा देख लीजिए, इसके बाद हम जो है अंक की सहायता से आपको समझाएंगे। ठीक, तो पहले हमने क्या बताया, दोनों विषम संख्याएँ हों, ठीक ना, 2 विषम संख्या हों, दोनों को चाहे जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, उनका जो आपको रिजल्टेंट प्राप्त होने वाला है, जो रिजल्ट प्राप्त होने वाला है वह हमेशा क्या होगा, इवन होगा, यानी सम संख्या ही होगा। ठीक, अब बात करते हैं, एक ऑड हो और एक इवन हो, यानी एक आपकी विषम संख्या हो और एक आपकी सम संख्या हो। अब चाहे उसको जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए तो आपको क्या मिलने वाला है, एक ऑड नंबर ही, यानी एक विषम संख्या ही प्राप्त होने वाली है। ठीक, इसी प्रकार से अगर दोनों संख्याएं आपके सम हों, यानी दोनों संख्याएं आपके इवन नंबर हों, दोनों सम संख्या हों, अब उनको चाहे आप जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, एक इवन नंबर ही प्राप्त होने वाला है। ठीक ना, इतनी बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, आशा करते हैं। ठीक, अब देखिएगा, यह हो गया आपका जोड़ और घटाने के सेंस में। अब गुणा के सेंस में भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा, गुणा के सेंस में क्या होता है, अगर दोनों संख्याएं आपकी क्या हों, ऑड हों, ठीक ना, दोनों ही संख्याएं आपके अगर ऑड हों तो आपको क्या मिलेगा, ऑड, यानी दोनों संख्याएं अगर आपके क्या हैं, दोनों संख्याएं अगर आपको विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त होने वाला है वह भी विषम संख्या ही प्राप्त होती है। बहुत बार यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बने हुए हैं, ठीक है, कई बार यह क्वेश्चन बना हुआ है कि 2 सम संख्याओं का गुणा क्या होगा, 2 विषम संख्याओं का गुणा क्या होगा, एक सम एक विषम हो तो गुणा क्या होगा। ऐसे आपको जोड़ और घटाने के सेंस में भी बनाया गया है क्वेश्चन। तो ये आपके थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान से जो है याद करके रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। ठीक, बात करते हैं, अगर आपका एक ऑड हो और एक इवन हो, ठीक ना, एक ऑड हो और एक इवन हो, यानी एक आपका विषम हो और एक सम हो, इनका अगर गुणा किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, यानी सम संख्या मिलेगी। क्यों, इसके पीछे रीजन है कि जब भी आपको एक सम संख्या मिलेगी, इसका मतलब सम संख्या 2 से कटती है, तो जो आपको अगली जो संख्या विषम वाली आने वाली है, यानी जो आपको सम संख्या 1 है उसमें 2 तो 100% तय होगा, ठीक है, अगर सम संख्या है तो 2 तय होगा। उसके बाद 2 से आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वह हमेशा क्या मिलता है, एक सम संख्या ही मिलता है।
ठीक, इसी प्रकार से बात करते हैं आपका इवन नंबर और इवन नंबर, यानी दो अगर सम संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह भी क्या होता है, सम ही प्राप्त होता है, यानी इवन ही प्राप्त होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब इनको जो है, इन सभी पॉइंटों को हम दूसरे पेज पर आपको जो है अंक की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, हमने अभी आपको बताया दो अगर विषम संख्या हो तो क्या मिलने वाला है। देखिएगा 5 आपका विषम है, ठीक, और आपका 3 भी विषम है। अब 5 और 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट मिलने वाला है, हमने आपको बताया था अगर दोनों आपके क्या हों, दोनों ही आपकी कैसी संख्याएं हों, दोनों ही आपकी विषम नंबर हों, तो आपको जो मिलता है वह क्या मिलता है, रिजल्ट सम मिलता है, यानी क्या मिलने वाला है, 8। ठीक, आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, 1 और 3 को जोड़िए, यह भी आपका विषम है, यह भी विषम है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, एक सम संख्या ही आने वाली है। ठीक, यह तो हो गया पहला केस। ठीक, दूसरे में हमने आपको बताया अगर एक नंबर आपका सम हो और एक नंबर आपका विषम हो तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वह क्या मिलता है, विषम मिलता है। ठीक, यह आपका क्या है, सम है, और क्या है आपका विषम है, जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वह क्या मिलने वाला है, एक विषम संख्या ही मिलने वाला है। ठीक, इसी प्रकार से अगर बात कर लें कि अगर दोनों संख्याएं आपकी सम हो, यानी एक 2 है और एक 4 है, यानी यह भी सम है और यह भी सम है, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक ना, अगर जोड़ा जाए तो आपको रिजल्ट मिलता है क्या, एक सम संख्या ही मिलती है। ठीक ना, इन सभी पॉइंटों को हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक, और अगर आप बात कर लें, ये तो हो गया जोड़ के सेंस में, ठीक ना, ये आपके क्या हो गया, जोड़ के सेंस में। घटाने के सेंस में अगर बात कर लें तो हमने आपको बताया कि अगर दो संख्याओं को आपस में घटाया जाए, अगर दो विषम संख्याओं को आपस में घटाया जाए, ठीक ना, चाहे 5 - 3 करिए, ठीक ना, यह भी आपका विषम है, यह भी आपका विषम है, फिर भी आपको क्या मिलने वाला है, एक सम संख्या ही मिलने वाली है। अर्थात इसका मतलब ये है, सिद्ध हुआ कि चाहे आप जोड़ रहे हों, ठीक ना, चाहे आप जोड़ रहे हों चाहे घटा रहे हों दो विषम संख्याओं को, तो जो रिजल्ट मिलता है क्या मिलता है, रिजल्ट एक सम संख्या ही मिलती है। ठीक ना, तो चाहे आप 3 - 5 करें तब भी आपको जो है -2 मिलेगा, यानी यह भी क्या है, एक सम संख्या है। हमने आपको पीछे बताया था कि चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, अगर 2 से संख्या कट रही है तो वह संख्या सम संख्या होती है। ठीक, यह बात हुआ, यानी दोनों संख्याएं क्या है, आपके विषम है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगर दोनों आपके क्या हों, सम हों। दोनों अगर सम हों तो भी आपको क्या मिलने वाला है, सम मिलने वाला है, हमने आपको बताया था। ठीक, हमने आपको बताया था ये 8 भी आपका सम है, 6 भी आपका सम है, और दोनों का अंतर निकाला गया, दोनों को घटाया गया, जो संख्या आपको प्राप्त हुई, जो आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ वह क्या है, आपका सम संख्या ही है। ठीक, चाहे आप 6 - 8 करें तब भी आपको -2 मिलेगा, यह भी क्या है, सम संख्या है। ठीक, इसी प्रकार से अगर बात कर लेते हैं, दोनों संख्याएं आपकी क्या हों, यानी एक संख्या विषम हो और एक संख्या सम हो, यानी 8 और -5 ले रहे हैं, यह आपका सम है, यह आपका विषम है, तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाला हमने बताया था वह विषम मिलता है, यानी 8 में से 5 चला जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 3 एक विषम संख्या मिलेगी। चाहे आप 5 - 8 करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। और हमने ये भी बताया अगर 2 से संख्या नहीं कट रही है, चाहे अब धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वह क्या होती है, विषम संख्या होती है। इतना बात क्लियर हुआ होगा, आशा करते हैं। अब गुणे के सेंस में चलते हैं। तो हमने बताया अगर दो सम संख्याओं का अगर आपस में गुणा करें, 2 भी सम है और 4 भी सम है, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वह भी क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। ठीक है, अभी तक भाग के सेंस में क्वेश्चन नहीं बना है, तो सिर्फ जोड़, घटाना और गुणे के सेंस में ही क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसी से आपके डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आपने देखा कि अगर दो सम संख्याओं का आपस में गुणा करें तो रिजल्टेंट आपको जो प्राप्त होने वाला है वह भी एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, अगर दोनों संख्याएं क्या है, अगर आपकी एक संख्या सम हो और दूसरी संख्या क्या हो, विषम हो, एक संख्या सम हो और दूसरी विषम हो, तब भी हमने आपको बताया कि जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक ना, वह भी क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर आपका दोनों संख्याएं क्या हों, विषम हों, ठीक ना, जैसे आपका 3 × 5 तो क्या मिलेगा आपको, 15, यानी यह भी विषम था, यह भी विषम था, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो मिलेगा वह भी विषम ही मिलेगा। तो हमने आपको बहुत ही आराम से समझाया कि दो सम संख्याओं का गुणा सम मिलता है, एक सम हो एक विषम हो तो भी सम मिलता है, अगर दोनों आपके विषम हो तो आपको क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। ये था गुणे के प्रोडक्ट, ठीक ना, यानी आपका मल्टीप्लाई का यह प्रोडक्ट था। तो आशा करते हैं यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब यही बात कर लेते हैं आपको जीरो को लेकर के। जीरो एक सम संख्या है कि विषम संख्या, ठीक ना। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि जीरो क्या है, तो हमने आपको बता दिया कि जीरो एक सम संख्या है। तो आप कहेंगे कि सिद्ध करके दिखाइए कि जीरो सम संख्या है। कैसे? हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वे सभी पॉइंट आपको हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ऐसा इसलिए है और ऐसा इसलिए नहीं है, यह कारण इनके पीछे क्या है, उसको हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो अगर हम आपसे कहें कि जीरो एक सम संख्या है तो क्यों है, आइए देखते हैं। हमने पीछे अभी पढ़ा कि सम संख्याओं का योग सम मिलता है और विषम का योग विषम मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। क्या हमने बताया कि अगर सम संख्या है और यह भी सम संख्या है तो इनका योग जो मिलने वाला है क्या मिलने वाला है, सम मिलने वाला है, ठीक। और हमने बताया अगर एक आपका विषम है और दूसरा आपका सम है तो भी जो आपको रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा, ठीक। तो बहुत ही आराम से समझिएगा। अब इस चीज़ को देखिएगा, अगर जीरो को अगर हम माने कि सम, हमने बताया कि जीरो एक सम संख्या है, तो देखिएगा अगर सम है तो इसके साथ अगर एक सम संख्या जोड़ दे रहे हैं तो हमको रिजल्ट सम मिलना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर जीरो सम है तो सम के साथ सम को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, एक सम संख्या ही मिलती है। अगर जीरो विषम होता तो इसके साथ सम संख्या जोड़ने पर तो हमको रिजल्ट यहाँ जो मिलने वाला था वह क्या मिलने वाला था, वह हमको विषम मिलता, ठीक ना। तो इससे सिद्ध हुआ कि जीरो एक सम संख्या यानी सम के साथ सम जोड़ते हैं तो सम मिलता है, ठीक ना। अगर यह जीरो विषम होता तो विषम के साथ सम जोड़ते तो यहाँ हमको विषम मिलना चाहिए था, ठीक ना। जबकि मिल क्या रहा है, दो मिल रहा है और दो क्या है, एक सम संख्या है। तो यह सिद्ध करता है कि जीरो एक क्या है, सम संख्या है, क्योंकि दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होती है, ठीक। अगर आप और हमने आपको बताया कि दोनों विषम संख्याओं का योग, ठीक ना, अगर यह भी आपका विषम है और आपका यह भी आपका विषम है तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है, वह आपका सम प्राप्त होता है, ठीक ना। यह चीज़ भी हमने आपको बहुत आराम से समझाई थी। तो देखिएगा, अगर एक हम विषम संख्या 3 ले रहे हैं, अब दूसरी संख्या है 0 ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि 0 विषम संख्या है, तो अगर दोनों विषम संख्या हैं तो हमको रिजल्ट जो प्राप्त होना चाहिए, हमको सम प्राप्त होना चाहिए। जबकि 3 एक विषम है और 0 को हमने विषम माना, ठीक ना, तो हमने देखा कि क्या हमको मिल रहा है, एक विषम संख्या ही मिल रही है, ठीक। क्या मिल रही है, एक विषम संख्या मिल रही है। इसलिए सिद्ध होता है कि यह संख्या जो है क्या है, ये सम संख्या है, ठीक ना। यानी सम संख्या यानी कब विषम आपको मिलता है, कब विषम मिलता है, जब एक आपका क्या हो, विषम हो और एक आपका सम हो, तब जा कर के क्या मिलता है आपको, एक विषम संख्या मिलती है, ठीक। इसलिए सिद्ध होता है कि जीरो क्या है, सम संख्या है, ठीक। आशा करते हैं जीरो के बारे में पूरी जानकारी आपको हमने दिया है कि जीरो सम है कि विषम है, क्यों है, यह भी हमने आपको समझा दिया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है नेचुरल नंबर, ठीक ना। क्या लिखा गया है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। हमने आपको अभी बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनने वाली अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, 1 से जो स्टार्ट है और अनंत तक चली जाए, वे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, ठीक। तो हमने नेचुरल नंबर आपको बताया, ठीक ना। अब हम नेचुरल नंबर में आपको यह बताने जा रहे हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक ना, क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं और क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं। देखिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा, भाज्य संख्या क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और भाज्य के कितने क्वेश्चन बनते हैं और अभाज्य के कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी बहुत ही आराम से हम आपको समझाएंगे। आप बहुत ही आराम से इत्मीनान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, साफ साफ लिखा गया है 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। यानी अगर बात कर लें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वह संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं और 1 से कटें, ठीक ना। वे सभी संख्याएं जो 1 से कटती हों और खुद से कटती हों, वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो आप समझिएगा, अगर कोई संख्या है तो उसके अगर अपने से कट रही है और 1 से कट रही है तो उसके कितने फैक्टर हुए, उसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। जैसे मान लेते हैं यहाँ आपका क्या है, 2 है, ठीक ना। 2 कितने से कटता है, 1 से कटता है और 2 किससे कटता है, 2 से कटता है। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हुए, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। तो यानी वे संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, ठीक ना, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, वे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। या फिर आप ऐसे समझिए कि वे संख्या है जो खुद से कटे और 1 से कट जाए, वे संख्या आपकी क्या कहलाती है,
प्राइम नंबर कहलाती है, यानी और किसी संख्या से ना घटे। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा गया है 2, 3, 5, 7 ETC। ठीक ना, इस चीज़ को हम आपको दूसरे पेज पर समझा देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत छोटा लिखा गया है। दूसरे पेज पर आप समझने का प्रयास करिएगा। अभाज्य और भाज्य हम कहते किसे हैं? तो हमने बताया कि अभाज्य के ओनली और ओनली यानी केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे आपने लिया 2 को आपने देखा 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, यानी 2 सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से कटता है, यानी 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं। ठीक ना, इसलिए आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया, यानी 2 के कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। पहले आप अभाज्य के बारे में डिटेल से समझ लीजिएगा। ठीक, अब अगला आता है आपका इसी प्रकार से अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें तो एक संख्या आपकी 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, ठीक, 7 हो गई, 11 ETC। ठीक ना, इस प्रकार से वे संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, यानी वो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कट जाए, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब भाज्य में देखिएगा वे संख्याएं जो 1 से भी कटें, स्वयं से भी कटें, इसके अलावा किसी अन्य से भी कट जाएं, वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, तो समझिएगा वे संख्याएं जिनके कम से कम, ठीक ना, जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। ठीक ना, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। अब 3 से अधिक हो गए, 3 से मोर देन हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 तो होने ही चाहिए, तभी वह जो है भाज्य की श्रेणी में काउंट होता है। जैसे आप 4 ले लीजिए। ठीक ना, 4 की अगर आप बात करते हैं तो 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा। तो इसके कितने हो गए? कम से कम 3 फैक्टर तो संभव ही हैं, यानी अभाज्य कहलाने का उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ अधिकार है जिनके कम से कम 3 हों या फिर 3 से अधिक हों। तो इसकी श्रेणी में जो आते हैं वे कौन आते हैं? जैसे आपका हो गया 4, आपका हो गया 6, आपका हो गया 8, 9, ठीक, 10, ये सभी के सभी क्या है? आपके भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक ना, तो कई बार सबको कन्फ्यूजन बना रहता है कि क्या होती हैं। अब यहाँ समझिएगा, ऐसे एंड से अंत तक ये संख्याएं चलती रहती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं उनको आप समझिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा। देखिएगा, अभाज्य संख्या की बात कर लें तो क्वेश्चन पहला बनता है, अभी 1 को छोड़े रहिएगा। ठीक ना, अभी आप 1 को छोड़े रहिए। 1 भाज्य क्यों नहीं है, 1 अभाज्य क्यों नहीं? क्योंकि आपने देखा हमने कहीं पर भी जो है एग्जाम्पल के रूप में भाज्य और अभाज्य में 1 को नहीं लिया है, तो 1 को हम आपको आराम से समझाएंगे कि 1 क्यों नहीं है। ठीक, बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन अभाज्य की श्रेणी से क्या आता है कि जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बहुत आराम से क्वेश्चन सुनिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। ठीक, और आपको दूसरा क्वेश्चन यहीं से पुटअप करता है कि सबसे छोटी, ठीक ना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी? सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो भी आपका आंसर जो बनने वाला है वह भी आपका आंसर क्या बनता है? 2 बनता है। 2 क्वेश्चन हुए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह भी 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो वह भी क्या है? 2 होता है। ठीक, अब पूछता है यहाँ से तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी वह संख्या बताइए जो विषम संख्या है, यानी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। ठीक ना, क्या होती है? 3 होती है, यानी और वैसे सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 2 होती है, और सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। 3 क्वेश्चन हुए आपके। तो चौथा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक ना, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना असंभव है। ठीक ना, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, सबसे छोटी तो बता सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी नहीं बता सकते। ठीक, आपके 4 क्वेश्चन हुए। देखिएगा, 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या जो 1 अंक की है अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 1 अंक की है वह कौन सी है? 7 है। ठीक ना, कौन सी है?
7 है। और सबसे छोटी पूछ ले आपसे 2 अंक की, 2 अंक की कौन हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में बने हुए हैं, तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो है आपके अभाज्य से क्वेश्चन बनते हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं, आप बने रहिए, हम उसको जो है क्लियर करना चाहेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा भाज्य के बारे में देख लेते हैं, भाज्य में क्या होता है। तो देखिए भाज्य में पहला क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात कर लें तो कौन होता है, 4 होता है, ठीक ना। 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं है, ठीक, इसलिए 4 आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बनता है कि सबसे छोटी, ठीक ना, सबसे छोटी कौन सी, विषम अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिएगा 9 आपका क्या है, विषम है, 9 आपका क्या है, विषम है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9 है। यानी सबसे छोटी विषम और भाज्य संख्या कौन है, 9 है। तो आपसे क्वेश्चन बना हुआ है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9 है। ये आपके इतने क्वेश्चन क्लियर हुए। और एक चीज़ समझिएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7, यही 3 संख्याएं हैं, ठीक ना। यही 3 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। ये तीनों जो हैं लगातार अभाज्य संख्याएं आपके हैं, ठीक ना। इनके अलावा और कोई संख्या 3 लगातार अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। ये तीनों क्या हैं, आपके लगातार हैं, ठीक ना। यानी एक मतलब सेम अंतराल पर हैं, और तीनों के तीनों आपके क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। और ठीक तीनों के तीनों क्या हैं, विषम संख्या भी हैं, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, वह 3 संख्याएँ कौन सी हैं जो लगातार हैं, जिनका अंतर सेम है, वे कौन कौन सी 3 संख्याएं हैं। तो आपका आंसर होगा 3 5 7, ठीक। तो आशा करते हैं आपको यह लेक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, तो आप बने रहिए, ठीक ना। देखिएगा अब बात करते हैं जीरो को लेकर के, ठीक ना। अब बात करते हैं जीरो को लेकर के कि जीरो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा 0 और 1, ठीक ना। 0 और 1 यह दोनों की दोनों संख्या जो है ना तो भाज्य हैं, ठीक, और ना ही अभाज्य हैं, ठीक ना। क्या है, ना तो ये भाज्य हैं, ना तो ये अभाज्य। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि 0 और 1 क्या है, तो आप कहेंगे 0 और 1 भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इनके जो फैक्टर हमने अभी आपको समझाया, यानी अभाज्य होने के लिए 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर चाहिए, ठीक ना। अगर 2 से अधिक है तब भी अभाज्य नहीं है, अगर 2 से कम है तब भी अभाज्य नहीं है। यानी अधिक हुआ तब भी अभाज्य नहीं है, कम हुआ तब भी अभाज्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यानी केवल 2 फैक्टर होते हैं अभाज्य होने के लिए, ठीक। अब भाज्य के लिए हमने बताया कम से कम 3 हो, अधिक कुछ भी हो सकता है। तो देखिएगा 1 को जो है हम क्यों भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं मानते हैं। तो 1 अगर आप देखें तो 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से करता है, इसके कोई और अदर फैक्टर नहीं है, ठीक ना। 1 का कोई अदर फैक्टर नहीं है, इसके सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर है। तो आपने देखा कि भाज्य होने के लिए कम से कम 3 चाहिए, और अभाज्य होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए, ठीक। और 1 के क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो 1 के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक ना। ना तो 1 जो है 2 को पूरा करता है, ना तो 1 जो है 3 को पूरा करता है, इसलिए 1 किसी की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए आपको साफ साफ ध्यान दीजिएगा 0 और 1 ना तो भाज्य हैं और ना ही अभाज्य हैं। आशा करते हैं आपको यह फैक्ट जो है बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से हम आपको समझा ले गए होंगे, ठीक। तो इसी तरीके से आपके मन में जितने भी मतलब डाउट बनते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तो आप उसको दबा के रखिएगा, ठीक। क्योंकि आगे हम आपको जो है धीरे धीरे लेक्चर में उन सभी आपके अंदर जागृत होने वाले सारे जो है जो आपके अंदर जागृत होने वाले मतलब क्वेश्चन होंगे, सबको हम जो है शांत करते चलेंगे। आपको पूछने का मौका हम नहीं देंगे, ठीक ना। क्योंकि पूछने से पहले आप उसको थोड़ा सा दबा के रखिएगा, आने वाले समय में उसको हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक। तो आपको लगेगा कि हाँ हम ये पूछना चाह रहे थे, लेकिन सर ने इस चीज़ को पहले हमको बता दिया, ठीक। देखिएगा अब आगे क्वेश्चन बनता है, उनको हम देखते हैं। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बस 2 लाइन और देख लेते हैं, इसके बाद आगे का लेक्चर आगे कवर करेंगे, ठीक। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा गया है 1 से 20 तक प्राइम नंबर, ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली देखिए, इन चीज़ों को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा और खुद से निकालने का प्रयास करिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपसे बन जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। पूछ लेता है 1 से 20 तक प्राइम नंबर, ठीक ना। 1 से लेकर के 20 तक के वे सभी आपको अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो कितने होते हैं, 8 होते हैं, आप निकाल लीजिएगा। 8 होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 और 19,
ठीक, आपके टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 8 संख्या होंगी। तो 1 से 20 तक कितने नंबर होते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछा गया है ऑप्शन दे करके 8, 7, 5, 6, 4, तो आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक, यहाँ लिखा गया है 1 से 50 तक, ठीक ना, 1 से 50 तक, तो लिखिएगा प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक, इनको आप डायरेक्टली याद करके रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कितने होते हैं, 10 होते हैं। 1 से 75 तक कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 21 होते हैं। और यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक ना, 1 से 100 तक प्राइम नंबर की बात करें, यानी अभाज्य संख्या की बात करें, तो कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक, अच्छा, अगर आप निकालना चाहें तो देखिएगा उसके लिए एक फार्मूला होता है, प्राइम नंबर कितना होता है, 6k ± 1 के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक ना, यानी प्लस माइनस के रूप में डिनोट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप समझिएगा, यानी अगर आप लिखना चाह रहे हो तो इस तरीके से आप इसको लिखते हैं, उस चीज़ को हम दूसरे पेज पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 6k ± 1, देखिएगा आपको पता है कि 17 एक क्या है हमारा, 17 एक क्या है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। ठीक, तो हमने आपको बताया 6k ± 1, यानी इसको आप 6k के रूप में लिख सकते हैं। इसको आप लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 6 × 18। ठीक, 6 × 18, यानी हमने k की वैल्यू क्या रखी, 3 रखी, तो क्या हो गया, 6 × 18 और प्लस माइनस, यानी माइनस का 1 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 17। और 17 क्या हमारा एक अभाज्य नंबर है। ठीक ना, 17 क्या है, एक हमारा अभाज्य नंबर है। इसी तरीके से आपको पता है कि हमारा 23 होता है। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। आप लिखना चाहेंगे 6 चौक 24, यानी k का मान 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा k का मान 4, यानी 6 चौक 24 और -1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। और 23 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, इसी प्रकार से आप बात करेंगे 6 दूनी 12, यहाँ 11 आपको पता है, तो 6 और k का मान 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 माइनस का 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। ऐसे आपको प्लस रखने पर भी कहीं कहीं आपको वैल्यू मिलती है। तो यानी आपको अगर जानना चाह रहे हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो आप 6k ± 1 के रूप में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक ना, आपको कुछ सीखने को नया मिला हो, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जो है इसको शेयर करें। ठीक, ताकि वो भी इन सभी चीज़ों को बहुत ही आराम से समझ सकें। हम आपको बहुत ही आराम से समझा रहे हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप हमसे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कई बार कमेंट मिला है कि हम काफ़ी तेज़ पढ़ाते हैं। तो इसलिए आज हमने प्रयास किया है कि आपको जो है बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ाया जाए। ठीक ना, तो इसलिए जो है हम आपको बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि दोबारा कमेंट ना आए कि हमारी स्पीड बहुत तेज़ होती है। ठीक, इसके बाद से अगला जब हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर के बारे में पूरा डिटेल जानकारी रखेंगे। प्राइम नंबर क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ट्विन नंबर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक ना, संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड, बहुत सारी चीज़ें हम आगे जानने वाले हैं। बस आप जो है पर डे जो है हमारे साथ बने रहिए। आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट एक ही नोट्स में प्रोवाइड कराने का प्रयास हम करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।